ऑलराइट बच्चों, तो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था और उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस किया था। उसी में एक और इंपॉर्टेंट नोट्स आता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है पहले समझते हैं इसको। कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ - 7x² + 2x + 3 = 0 और मैंने बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, है ना, कितने डिग्री का इक्वेशन है? 3 डिग्री का। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक स्क्वायर मैट्रिक्स A सैटिस्फाई कर रहा है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A सैटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है बेसिकली? तो एक मतलब कि ये एक नंबर की तरह नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं बोलता कि इस पॉलिनोमियल को x = a सैटिस्फाई कर रहा है वेयर a कोई रियल नंबर है, तो अगर मैं इसका मतलब ये होता है कि इस x की जगह पर a पुट करने पे ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये 0 है तो मतलब x = a इस पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई कर रहा है। ये तो अपन बेसिक्स अलजेब्रा में देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं बोला कि इसको एक a स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको सैटिस्फाई कर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है कि हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इसमें कैसे पुट कर इक्वेशंस को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। अब बेसिकली वो सारी चीज करो, जैसे x की जगह a पुट करो तो क्या आ जाएगा? a³ - 7a² + 2a। अब यहाँ पर क्या है, +3 नहीं लिख सकते। तुम खुद सोचो कि अगर मैं इतना बराबर 0 कर दिया तो बेसिकली बेटे यहाँ पर a क्या है? a तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर a मैट्रिक्स है ना, और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जैसे a² डिफाइंड होगा, a³ भी डिफाइंड होगा, सब निकाल सकते हो। अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a² कैसे निकालोगे? a × a करके, ये बता चुका हूँ जब प्रीवियस लेक्चर में। a³ कैसे निकालोगे? a² × a करके, है ना। तो सिंस स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। ऑलराइट, तो उसके बाद अब ये a³ तो क्या आएगा? एक मैट्रिक्स आएगा। सिमिलरली a² भी एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसमें 7 से तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद करो तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी एक मैट्रिक्स है, 2a भी एक मैट्रिक्स बनेगा। अब ये क्या है? ये तो एक नंबर है, रियल नंबर है यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स कुछ भी आ गया, b आ गया, ये c आ गया, ये d आ गया, तो b - c + d। अब ये तीनों तो आपस में मैट्रिक्स है, प्लस माइनस होने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही बचेगा। अब उसमें तुम 3, तो किसी मैट्रिक्स में हम जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें कोई नंबर 3 तो ऐड कर नहीं सकते। मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ही ऐड होगा क्योंकि मैट्रिक्स एक वैल्यू को रिप्रेजेंट तो करता नहीं है ना। अगर डिटरमिनेंट ये होता तब हम 3 ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चीजें क्लियर हो रही ना? तो इसका मतलब क्या है कि इस 3 को मैं ऐसे, इस 3 को जब मैट्रिक्स को इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा तो इस 3 को ऐसे मैं नहीं लिख सकता। तो फिर सोचा यार इस 3 को करें क्या? तो क्या करते क्या है कि अपन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर पिक्चर में इंट्रोड्यूस होता है। मतलब जहां भी कांस्टेंट होगा उसके साथ उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको इंट्रोड्यूस कराना होगा। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? तो जितने ऑर्डर का आपने स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें सेटिस्फाई कराया। मान लो कि आपने 2 ऑर्डर का, है ना, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कराया तो ये I2 हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर का कराया तो I3 हो जाएगा, n ऑर्डर का कराया तो I। मतलब कि अब सारी चीजों को एक लाइन में समझो। अब यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A जो कि मान लिया 3 ऑर्डर का सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कराने के बाद अपने पास ये रिलेशन बचेगा, a³ - 7a² + 2a + 3i। बच्चे ये भूल जाते हैं, कांस्टेंट के साथ हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिकॉज क्यों किया जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन किया है कि नहीं। ऑलराइट, तो वही चीज ये लिखा हुआ है ना, आप लोग नोट्स में कर सकते हो। ये बोल रहा है कि a matrix is said to satisfy the polynomial this, ये n डिग्री का मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है कि नहीं। अब इसको बोला गया कि इसको एक A मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बराबर है। ध्यान से देखना,
अच्छा, यहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि ए कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो ए स्क्वायर ए क्यूब जितने भी पावर है सबके सब डिफाइंड हो गए, है ना। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेटिस्फाई कराने के बाद देखो x की जगह a, तो a की पावर n माइनस वन, a की पावर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कांस्टेंट a नॉट सिर्फ कांस्टेंट था, मतलब x के साथ जो नहीं था, ये बाकी सारे x के साथ। तो यहाँ इसके साथ मैंने आइगन इंट्रोड्यूस किया। आइगन क्यों बोला, क्योंकि a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। यहाँ पर a0 a1 से लेकर an तक क्या है, ये रियल नंबर है ना। तो ये हो गया बेटे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इस पर आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, आज प्रॉब्लम ही करने वाले हैं पूरे लेक्चर्स में, ठीक है ना। उसके बाद एक और नोट्स आते हैं इंपॉर्टेंट करके, ठीक है ना, ये तो समझ गया। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ना, कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसका पावर आपसे 0 पूछा जाए, है ना, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका पावर 0 को, जैसे मान लो कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a की पावर 2 पूछ सकता है, a स्क्वायर निकाल लो, a इंटू a की पावर 3। तो सिमिलरली a की पावर अगर 0 पूछे तो a की पावर 0 बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का। मान लो a अगर n ऑर्डर का है तो a की पावर 0 भी क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा n ऑर्डर का। ये कब होगा, जब a खुद नल मैट्रिक्स नहीं, तभी हम a की पावर 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। मतलब देखो कुछ नहीं है, एग्जांपल के लिए देख सकते हो आप, है ना, क्या। अच्छा, इसके लिए आप यही एग्जांपल लिख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझो कि जैसे मान लो कि अपने पास -1 2 3 4, ये मान लिया है a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अपने से पूछा गया है a की पावर 0 फाइंड आउट करो। तो a की पावर 0 मतलब कुछ नहीं, इतने ही ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना, a की पावर 0 ये बराबर। हाँ, अगर a नल मैट्रिक्स हो गया, a अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो a नल मैट्रिक्स मतलब ये हो गया 0 या 0 मैट्रिक्स। तो अगर 0 की पावर 0 पूछे तो फिर वो अनडिफाइंड होगा, है ना, क्योंकि ये तो इनडिटरमिनेट, ठीक है ना। तो ये दो चीज आप बस छोटी सी चीजें कंसीडर करना। ऑलराइट बच्चों, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये इसका एग्जांपल्स हो गया, है ना। एग्जांपल्स में क्या है, ये पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन ये लिखेंगे, या वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, जनरलाइज वर्जन। ऑलराइट, अब अपन जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े उस पर अब पूरा अच्छे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, फिर आप उस पर क्वेश्चंस करो। तो एक बार लिख लेंगे आप लोग, मैं एक बार प्रॉब्लम लिखता हूँ। ऑलराइट बेटे, सो अब अपन कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर अपना कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप होगा रिगार्डिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। तो मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर चुका हूँ, इसको एक एक कर सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर, है ना, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑलराइट, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ matrix this into A is equals to this matrix, then find A। बस इतना बोला। मतलब क्या है कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये एक मैट्रिक्स है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो इसमें 1 2 3 रो है, 1 2 3 रो, तो 3 रो, कॉलम कितने, एक तो 3 क्रॉस 1 का। A के बारे में कुछ नहीं पता, फिर इस दोनों का प्रोडक्ट, ये एक मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर का बेटे, तो ये है 3 क्रॉस 3 का। अब यहां से फिर से जो बेसिक रूल है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, उसको आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान में रखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर अपने को ये तो पता नहीं ना कि A कितने ऑर्डर का है, कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया कि दिस मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स बराबर दिस। तो बताओ A मैट्रिक्स क्या होगा। तो मैं कैसे इसको सोचूंगा यार कि ये एक मैट्रिक्स है ना, जैसे अपन कर चुके हैं ना कि मैट्रिक्स जैसे मान लो B है, कब डिफाइंड होगा, तो अगर B का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ये कंफर्म हो गया
कि ए का ऑर्डर n क्रॉस समथिंग होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये मैं बोल चुका हूं ना कि अगर B में नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो A में नंबर ऑफ रोज n ही होना चाहिए, तभी BA डिफाइंड होगा। मतलब B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। अब यहां पर क्या है कि इसने बोल दिया है कि B जो मान लिया वो 3 क्रॉस 1 है, तो B का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो गया बेटे, ध्यान से देखो, B का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो गया। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B में 3 रो 1 कॉलम है, तो A में कौन सी चीज फिक्स हो गई? तो A का रोज फिक्स हो गया कि बेटे इसमें एक ही रो होगा। अब एक रो कॉलम कितने होंगे वो नहीं पता अभी अपने को, तो इसको अभी रहने देते, ये अपने को नहीं पता क्या है, वो भी अभी जस्ट दिख जाएगा आपको क्या होने वाला। तो फिर मैं क्या सोच रहा हूं यार कि अगर A का ऑर्डर 1 क्रॉस समथिंग होगा तो BA डिफाइंड होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, इसका कॉलम्स इसके रो के बराबर हो गए। तो अगर ऐसा होता है तो जो BA बराबर कोई न्यू मैट्रिक्स C आया तो C का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस यहां पर जो समथिंग है वही ऑर्डर आएगा, 3 क्रॉस वो समथिंग। अब इस क्वेश्चंस में तो ये तो गिवन है क्या कि दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर अपने को पता है कितने, 3 क्रॉस 3 का। इसका मतलब कि ये समथिंग क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। तो ये समथिंग क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। मतलब A का ऑर्डर फिक्स हुआ या नहीं? 1 क्रॉस 3 का होगा। इतनी चीजें पहले, ये चीजें समझ में आई क्या? पहले अपने को ये, मुझे तो पता है कि ये फाइंड आउट करना है, लेकिन A फाइंड आउट करना है तो A तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का। तो सबसे पहले ये देखा कि A मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, तो डिफाइंड होने के लिए 1 क्रॉस समथिंग होना चाहिए। अब वो समथिंग फिर कैसे पता चला? जब मैं जो इस दोनों का रिजल्ट जो मैट्रिक्स है C, उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है, तो वहां से पता चला कि ये 3 ही होना चाहिए। ऑलराइट, चलो, तो अब अपने को पता चल गया कि A का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। इतनी चीजें समझ में आ गई। ऑलराइट, तो अपन क्या करेंगे नाउ, मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, है ना? क्या हो जाएगा? 4 1 3। अब इसमें A एक मैट्रिक्स आएगा, मान लिया कुछ भी है, A B C ले लिया। ये कितने ऑर्डर है? ये कितना है? 3 क्रॉस 1 का। ये ले लिया 1 क्रॉस 3 का। एक रो 3 कॉलम, एक ऑर्डर यही होगा। ये बराबर आ रहा है किसके? -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा। अब यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1 1 है तो डिफाइंड होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा, तो आ रहा। अब कुछ नहीं, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट कर दो, ABC की वैल्यू आ जाएगी। खुद कर सकते हो, एक बार मैं कर देता हूं। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं बता चुका हूं, है ना? क्या हमेशा क्या है, रो 2 कॉलम चाहते हैं, तो यहां से रो उठाया तो रो 1 में 4 है, ये रो कॉलम 1 से होगा, तो देखो क्या बनेगा, रो 1 कॉलम 1 से तो क्या बनेगा 4a, फिर रो 1 कॉलम 2 से ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये तीनों से होगा, है ना? रो 4 है बस, तो 4 इंटू कॉलम 1, तो 4a हो गया, और कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐड करने की जो सिर्फ 4a बचेगा। फिर इस 4 का b से करेंगे तो क्या बनेगा 4b, तो ये कहां लिखेंगे, रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 यहां आता है, फिर रो 1 कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 3 यहां आता है। ये हो गया। ऑलराइट, फिर करते जल्दी जल्दी करते, फिर क्या आएगा, 1 से करो तो 1a 1b 1c आएगा, तो रो 2 कॉलम 1 तो यहां आएगा, रो 2 कॉलम 2 तो यहां आएगा, रो 3 कॉलम 3 यहां आएगा, है ना? सॉरी, रो 2 कॉलम 3 यहां आएगा, फिर रो 3 में आया, रो 3 से किया कॉलम 1, तो रो 3 कॉलम 1 यहां, रो 3 कॉलम 2 यहां, एंड रो 3 कॉलम 3। तो ये अपना बन गया बेटे 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स, है कि नहीं? अब ये दो चीजें, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं,
जब उसे ऑर्डर सेम हो, पहला चीज, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम ही है, मतलब 4a बराबर ये होना चाहिए, 4b बराबर ये होना चाहिए, 4c बराबर ये होना चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान देना, कभी भी दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर रहे हो तो जितने भी उसमें है ना, हर एक जैसे यहाँ पर a कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 बार, b भी 3 बार, c भी 3 बार, तो हर एक बार इक्वेट करने पे कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे 4a को मैं -4, ये 4a -4 के बराबर होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -1 आ गई। चलो फिर जब ये a मैं इसके बराबर किया तो यहाँ से भी -1 आ गया, बढ़िया। फिर जब ये इसके बराबर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a बराबर -3, तो यहाँ से भी -1 आ गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि a जितनी बार यूज हो रहा है, ये जो वेरिएबल था जितनी बार यूज हुआ है, हर बार हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करने पे a का एक कंसिस्टेंट वैल्यू -1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब a -1 फिक्स हो गया, पक्का -1 ही होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर नहीं होता ऐसा, जैसे -3 की जगह यहाँ -2 हो जाता, तो इस दोनों को कंपेयर करने से -1, इस दोनों को कंपेयर करने से -1, लेकिन इसको कंपेयर करने से -1 नहीं आ रहा, तो अब उस केस में हम a की वैल्यू क्या लगेगी, तो वैसे केस में सीधा लिखेंगे नो सॉल्यूशन। मतलब कोई a ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जो पूरे को कंसिस्टेंट रख पाए। ऑलराइट, सीधा लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान में रखना है ना, ये कंफ्यूजन कर सकता है आपको चेक कर ले। ऑलराइट, तो ये हो गया। सिमिलरली तो a की वैल्यू फिक्स होगी बेटे -1। सिमिलरली b को देख लो, यहां से या यहां से या यहां से, कहीं से भी करो, ये 6 है ना, आपको b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2। फिर c को कर लो तो c की वैल्यू 1। तो ये आपका abc आ गया, तो हेंस मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा, -1 2 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चीजें क्लियर हुई क्या, बोलो। तो एक बार लिख लेंगे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा बेटे, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके जेईई में, मतलब एग्जैक्टली यही नहीं, मतलब इस टाइप से आ चुके हैं, अभी करेंगे वो भी। जैसे इसने बोला कि इफ a बराबर दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स बोल दिया, फाइंड a की पावर 70, है ना। जेईई एडवांस में भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ चुके हैं, जेईई मेंस में भी आ चुके हैं। जो आप भी जो कंसेप्ट बताने वाला हूं ना, वो आपको ध्यान से समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट में मार्क किया। फिर उसने बोला वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बराबर है भाई। तो मैं सबसे पहले तो ये देखो, मुझे a की पावर 70 चाहिए। तो यार तुम खुद सोचो ना कि a मैट्रिक्स मुझे पता है ना, a मैट्रिक्स क्या दिया तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 a मैट्रिक्स उसने बोला कि दिस मैट्रिक्स इज ओमेगा 0 0 ओमेगा, यही है। ऑलराइट, अब तुमसे पूछ क्या रहा बेटे, a की पावर 70 बताओ भाई। तो चलो एक सबसे पहले a की पावर सम पॉजिटिव इंटीग्रल अगर पूछ रहा है तो a को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो a तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला जो बैरियर था वो क्लियर हो गया। दूसरा कि अब मैं ये सोचूंगा यार कि a की पावर 70 का मतलब क्या होता है, a की पावर 70 मतलब a इंटू a इंटू a इंटू ऐसे 70 टाइम्स। तो यार मतलब 70 टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a। अगर मान लो ये a स्क्वायर पूछा होता तो मैं a इंटू a कर देता, या a क्यूब भी, चलो a क्यूब भी पूछा होता तो a स्क्वायर निकालता, फिर उसमें a से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यार ये तो a की पावर 70 पूछ रहा हूँ, कब तक मल्टीप्लाई करूँ। मतलब ऐसे प्रॉब्लम में ये तो चलो 70 दे दिया है, ठीक है ना। आगे चलकर है ना एक क्वेश्चन करेंगे एडवांस में जिसमें 500 समथिंग पावर था, ठीक है। तो 500 अगर पावर होगा तो फिर उस केस में हम क्या सोचेंगे यार कि 500 का मल्टीप्लाई नहीं ना, मतलब कुछ ना कुछ एक पैटर्न आपको वहां पर समझना है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए डायरेक्ट उस a की पावर 70 पर पहुंचना है, या जो भी पावर है। उस पैटर्न को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है a, है ना, कुछ ज्यादा पावर पूछ रहा है, a की पावर 100 70 कुछ ऐसा पूछ रहा है,
तो सबसे पहले क्या करो, ए स्क्वायर निकालो। देखो हमेशा यही करना है, कंसेप्ट यही, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालने के बाद आपको एक रिलेवेंट रिजल्ट मिलेगा ए के कंपेयर में। अगर उससे भी नहीं आपको फुल सेटिस्फेक्शन कि नहीं यही पैटर्न फॉलो होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप ए की पावर 3 निकाल सकते हो, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना। ए स्क्वायर ए की पावर 3 निकालो, आपको क्लियर पैटर्न दिखेगा, वही पैटर्न को आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। क्या बोल रहा हूं समझो। जैसे यहां पर ए है, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, हमेशा यही करने का जब भी हाईएस्ट पावर पर जाए। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, ए इंटू ए करो निकालो, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए मतलब ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 0। अच्छा, सिंस ये क्या दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं, वो चाहो तो आप लोग इधर लिख सकते हो, ठीक है ना। फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, एज ए शॉर्ट ट्रिक आप इसको यूज करना। क्या है, जैसे मान लो कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लिया कुछ भी है, x1 0 0 0 y1 0 0 0 z1, ठीक है, और एक b भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, b भी मान लिया एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जो कि है x2 0 0 0 y2 0 0 0 z2, ओके। और तुमको बोला कि a इंटू बी बताओ, तो याद करो इसे डिटरमिनेंट में थोड़ा बहुत बताया था मैं कि अगर दो मतलब कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो बाकी सब जीरो हो, मतलब डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका हमें डिटरमिनेंट बताना है। तो मैंने क्या बोला था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जो डिटरमिनेंट बना उसका डिटरमिनेंट निकालो, ये बोला था। दूसरा चीज मैं ये भी बोला था उसका डिटरमिनेंट निकालने का, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वही उसकी वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और अपने को ए इंटू बी पूछा, तो सबसे पहले मैं देखा है कि क्या ए इंटू बी फिजिबल है, तो फिजिबल है, ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का मतलब मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। तो करते क्या बेटे, शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या करने का, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से a इंटू बी क्या आ जाएगा, देखो x1 इंटू x2, फिर 0 0 फिर 0, यहाँ y1 है तो यहाँ y2, तो यहाँ हो जाएगा y1 y2, ये 0 0 और ये z1 इंटू z, यही तुम्हारा a इंटू बी होगा। अब सोचो कैसे, तो खुद वेरीफाई करो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से रो 1 उठाओ, यहाँ से कॉलम 1, तो क्या हो जाएगा x1 x2, ये 0 ये 0, तो यहाँ क्या बचेगा x1 x2, फिर रो 1 को कॉलम 2 से करो तो सब 0 आएगा, देखो x1 इंटू 0 0 0 इंटू y2 0 0 इंटू 0 बाकी 0, फिर इसको जब इससे करोगे तो ये भी 0 ही आएगा, देखो देखो, तो सिर्फ यही बचेगा। तो ट्रिक क्या है कि जब भी दो डायगोनल मैट्रिक्स का आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछे तो कुछ नहीं करने का, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स लिख दो, क्लियर है, ऑलराइट। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आप क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, देखो ओमेगा 0 0 ओमेगा ओमेगा ये आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सीधा डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 0, ये भी 0, ये ओमेगा ओमेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को करना। सिमिलरली आप अगर ए क्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए आएगा, तो ए स्क्वायर क्या आया बेटे, ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, फिर ए क्या है, ए तो पता है आपने को, ओमेगा 0 0 ओमेगा, यही है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यू बराबर, फिर से ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यू, ये 0 रहेगा ये भी 0, फिर ये भी डायगोनल एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर ओमेगा। तो आप कुछ दिख रहा है बेटे, एक सिमिलरिटी दिख रही है ना, ये हमेशा आएगी,
अगर हाईएस्ट पावर पर जा, अगर अच्छे से आप मतलब सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये हमेशा आएगा। अभी एक जेईई मेंस का प्रॉब्लम लास्ट ईयर का ही करेंगे अभी। क्या है कि ए ये था तो ए स्क्वायर में क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया डायगोनल एलिमेंट। फिर ए क्यू में क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट ओमेगा क्यूब हो गया। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं, आप ये लोग लिख लो, है ना। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं ना बेटे, क्या कि अगर मुझसे कोई पूछे सिमिलरली ये ए क्यू ऐसे ए की पावर 4 होगा तो क्या होगा, ओमेगा 4 ओमेगा 4। तो सिमिलरली मैं ए की पावर 70 को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा की पावर 70। क्लियर है। स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर, क्यूब है तो ओमेगा क्यूब, तो 70 है तो 70। बस इतना ही करना है। अब इतना करने के बाद फिर मैंने देखा, है ना, एक्चुअली इसका आंसर इस फॉर्म में नहीं था, है ना, ऑप्शन मैंने नहीं दिया। यहां पर इसने बोल रखा है कि ओमेगा क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसका भी यूज कर लेते हैं। ये तो अभी था मैट्रिक्स की बात है। अब क्या होगा, ये अपन पढ़ते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर अपन देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टीज होता है क्या, कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 होती है, पता होना चाहिए, है ना। एक और प्रॉपर्टीज होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होती है। तो ये हमेशा थोड़ा याद रखो, इसका यूज होता है। ऑलराइट, तो यहां से क्या आ गया, सिंस ओमेगा क्यूब 1 होता है तो मैंने इसको सोचा ए की पावर 70 है, तो अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ओमेगा 6 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। ओमेगा की पावर 9 को क्या लिखोगे, ओमेगा 3 की पावर 3, तो ये भी 1 का क्यूब मतलब 1। तो सिमिलरली 70 को मैं 3 के मल्टीपल से डिवाइड, मतलब 3 के मल्टीपल के टर्म्स में किया, तो 3 70 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 69 को कर पाएगा। तो मैं इस ओमेगा की पावर 70 को लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 69 इंटू ओमेगा। ध्यान से देखना, ओमेगा की पावर 69 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब की पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जैसे 23 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 की पावर 23 इंटू ओमेगा, मतलब ये क्या आ गया, ओमेगा क्या आ गया। मतलब ओमेगा की पावर 70 को आप ओमेगा लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इस a की पावर 70 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 0 0 ओमेगा, लिख सकता हूँ। और ये है क्या, यही तो a मैट्रिक्स था। मतलब यहाँ से एक चीज अपने को मिल गया कि a की पावर 70 कुछ नहीं है, वही मैट्रिक्स है। क्लियर बेटे। तो ये इसमें कुछ 2 डिफरेंट कंसेप्ट था, उसको अपने ने सीखा। एक बार इसको अच्छे से कंसीडर करो, नोट करो। कुछ डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। अच्छा, इसी कंसेप्ट में मैंने बोला था कि जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, उसको एक बार देखते हैं, ठीक है ना, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार लिख लो आप इसको, फिर मैं प्रॉब्लम देता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करना। देखो, है ना, जेईई 2019 में शायद आया था मेंस में, है ना। क्वेश्चन था कि लेट ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा alpha belongs to real number such that a की पावर 32 इक्वल है 0 minus 1 1 0 के, then a value of alpha is, उसके बाद मैं ऑप्शन भी दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है।
अल्फा के, उसमें से आपको कोई एक वैल्यू जो ऑप्शंस में है वो बताने हैं, ठीक है बेटे। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ नहीं है। तो इसने बोला कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ये है, अल्फा रियल नंबर है सच दैट एक रिलेशन है a की पावर 32 इसके बराबर है, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब वैल्यू क्यों बोला गया, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक है, अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है ना। तो ऑफ कोर्स अल्फा के बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है, जिसमें कि कोई भी एक वैल्यू आपको बतानी है जो इस ऑप्शंस में है। चलो ट्राई करते हैं। कुछ नहीं, जो अभी क्वेश्चंस किए थे a की पावर 70 वाला ओमेगा था। सिमिलरली मुझे a की पावर 32 पता है, तो अगर मैं पहले ये बता दूं कि a की पावर 32 इन टर्म्स ऑफ दिस क्या आएगा, उसके बाद इक्वेट करके अल्फा आ जाएगा। सिंपल एंड क्लियर कंसेप्ट। तो a की पावर 32 निकालना है, a गिवन है। गिवन क्या बेटे, a बराबर है cos अल्फा माइनस sin अल्फा फिर sin अल्फा cos अल्फा है ये। तो मुझे क्या क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए और a क्यूब, उसके बाद सिमिलरिटी दिख जाएगा, a स्क्वायर से सिमिलरिटी आपको दिख जाएगा, ज्यादा आगे जाने की भी जरूरत नहीं, उसे करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ a स्क्वायर निकालना हूं, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू a, तो a इंटू a बोले बेटे तो क्या बनेगा बताओ, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये a हो गया। फिर इसको a से मल्टीप्लाई करो, तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां से a स्क्वायर, चलो करो फटाक से, ये रो उठाया है कॉलम। अच्छा यहाँ तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो डायरेक्ट नहीं करने का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यहाँ प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से रो 1 कॉलम 1, रो कॉलम हमेशा ध्यान में फिक्स कर दो। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रो कॉलम करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा, रो कॉलम cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा होगा या नहीं होगा, होगा। माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू sin अल्फा क्या होगा, माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, लिख सकता या नहीं लिख सकता, लिख सकता। नेक्स्ट रो 1 कॉलम 2, रो 1 का कॉलम 1 से हो गया, रो 1 का कॉलम 2 से कर लेता हूं। तो cos अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस sin अल्फा से, क्या आएगा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा आएगा या नहीं आएगा। फिर यहां से देखो रो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम 2 से, है ना, ये इससे हो गया तो ये बना। फिर अब ये इससे हो रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस sin अल्फा इंटू का cos अल्फा। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बिकॉज आपको फिर से मल्टीप्लिकेशन पे जो भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो। अब रो 1 कॉलम 1 से हो गया, रो 1 कॉलम 2 से, तो ये दो एलिमेंट बन गए। अब फिर रो 2 उठाऊंगा, कॉलम 1 से और कॉलम 2 से कर दो, तो रो 2 कॉलम 1 तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा आएगा या नहीं। फिर sin अल्फा cos अल्फा हो गया, क्या cos अल्फा sin अल्फा प्लस के साथ आएगा बिकॉज माइनस नहीं है दोनों में से किसी में, तो sin अल्फा cos अल्फा। तो रो 2 कॉलम 1 यही होगा, ये रो 2 कॉलम 1 हो गया, ये तो क्या है रो 2 कॉलम 2, तो रो 2 कॉलम 2 sin अल्फा माइनस sin अल्फा तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल था, आप लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर बैठे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब यहीं तक था। अब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री बोल चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दो ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पीछा छोड़ेगा ही नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स में पर मैं जब भी पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी और इक्वेशन, वहां पर बताता हूँ बेटे कुछ मत याद रखो, भूल जाओ, 11th का वो चीज जरूर याद होना चाहिए। आएगा ही 12th में इतनी बार आएगा ये सब चीजें, अभी तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ना उसमें देखना कितना है। तो यहां से देखो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, कौन बताएगा क्या होता है, cos 2 अल्फा होता है,
ठीक है ना, जाकर आप देखना। तो ये हो गया बेटे cos 2 अल्फा। अब यहां पर देखो ये क्या है, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एक स्टेप में स्केप कर रहा हूं, यहां पर समझा दे रहा हूं। ये दोनों मिलकर ये बनेगा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी एक आइडेंटिटी है, क्या होता है साइन 2a, मतलब मैं इसको लिखूंगा साइन 2 अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन 2 अल्फा। तो यहां क्या आ जाएगा, सॉरी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, ये माइनस बचेगा। तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा। क्लियर है। सिमिलरली ये भी देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा। चल ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फिर यहां देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये फिर से cos 2 अल्फा। अब यहां पर मैं सिर्फ a स्क्वायर ही निकालूंगा और पैटर्न को यहीं से डायरेक्ट फॉरवर्ड कर a की पावर 32 लिखने वाला हूं। ठीक है ना। a देखो जब a था तो cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, a स्क्वायर हुआ तो जहां पर माइनस था वहां तो माइनस है ही है, बस क्या होगा एंगल 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया ना, ये 2 अल्फा हो गया, ये भी 2 अल्फा हो गया। तो अगर a स्क्वायर में 2 अल्फा हो रहा है तो a क्यूब में क्या होगा 3 अल्फा, a4 में क्या होगा 4 अल्फा। तो सिमिलरली a की पावर 32 में क्या होगा 32 अल्फा, है कि नहीं। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली, है ना, सिमिलरली a की पावर 32 क्या हो जाएगा बेटे cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन 32 अल्फा, ये हो जाएगा cos 32 अल्फा, है कि नहीं। तो a की पावर 32 आ गया आपके पास। अब a की पावर 32 पता हो गया और a की पावर 32 यहां पर गिवन भी है, तो अब क्या करने का, बस इक्वेट करने का। ये आप लिख लिया ऊपर वाले। चलो तो a की पावर 32 क्या आ गया, ये आ गया। तो नाउ क्या हो जाएगा cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, फिर क्या है साइन 32 अल्फा, फिर है cos 32 अल्फा, ये किसके बराबर हो गया 0 माइनस 1 1 0 के, क्योंकि इसने बोल रखा है ना कि a की पावर 32 इसके बराबर है। तो इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, देखो भाई यहां से तुमको दो चीजें मिलेगा, cos 32 अल्फा किसके बराबर होगा 0 के, और sin 32 अल्फा किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 बचेगा। यहां से देख सकते हो 1। तो ये दो रिजल्ट आ गए। अब यहां से मुझे अल्फा बताना है, तो बेटे मैं बोलूंगा तुमको कि cos ऑफ समथिंग, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, याद है। मतलब यहां पर 32 अल्फा के इनफाइनाइट 32 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के। इससे क्या आएगा अल्फा के इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगे, लेकिन वो सारी वैल्यूज तो चाहिए ही, मुझे एक साथ दोनों सेटिस्फाई कराना है। तो इसने बोला कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। फिर सिमिलरली मैं ये भी बता चुका हूं कि साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या होना चाहिए, याद करो ये लाइन नंबर 1 2 3 4 याद है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 फिर 2 पाई। तो अगर साइन यहां पर आए पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 ऐसे आए, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी से एक ज्यादा हो, तो यहाँ पर साइन +1 होता है और यहाँ पर -1। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, मतलब 4n + 1 इंटू पाई बाय 2 होगा यहाँ पर, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो पाई बाय 2 के ये सारे मल्टीपल। फिर भी मैं अगर दोनों को कंबाइनली करूँ, यहाँ से मैं वही थीटा लूँ, मतलब कुछ नहीं है तुम ऐसे समझो, यहाँ पर 32 अल्फा किसके बराबर होगा पाई बाय 2 के बराबर होगा, 3 पाई बाय 2 के बराबर होगा,
5 पाई बाई 2 के बराबर होगा, 7 पाई, जितने भी ऑड मल्टीपल है सबके बराबर होगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा, मैट्रिक्स खत्म, यहाँ से 32 अल्फा किसके बराबर होगा, तो पाई बाई 2 तो होगा, 3 पाई बाई 2 नहीं होगा क्योंकि वहाँ -1 होता है, 5 पाई बाई 2 होगा, फिर 7 नहीं होगा, 9 होगा, ऐसे चलता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब कॉमन सॉल्यूशन है इसके। तो अब कॉमन सॉल्यूशन भी कितने होंगे, ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट था, ये भी इनफाइनाइट था, कॉमन लेने के बाद भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, पाई 4n + 1 पाई बाई 2 इसका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन मुझे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए नहीं, इसने तो क्या बोला, देगा वैल्यू ऑफ अल्फा, एक वैल्यू बताओ इसमें से कौन होगा। तो अब तुम सोचोगे कि सर कौन सा वैल्यू लूं, यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन है, तो कुछ नहीं, तुम पाई बाई 2 से ही देखो, क्योंकि रिलेवेंट इसमें क्या है, पाई बाई 32, पाई बाई 62, 0 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं 32 अल्फा को पाई बाई 2 लिया तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटे, पाई बाई 64। तो एक सॉल्यूशन ये आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा 5 पाई बाई 2 करके दो, तो कर लो भाई, क्या आ जाएगा, 32 अल्फा बराबर 5 पाई बाई 2, तो अल्फा बराबर 5 पाई बाई 2 इंटू 32, यहाँ से सॉल्व करो। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, यही है, तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 64। समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ तक मैट्रिक्स था, उसके बाद फुल एंड फुल ट्रिग्नोमेट्री है, इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री ही था, ये सब आइडेंटिटी। तो ये था जेईई मेंस का क्वेश्चंस, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार, ठीक है बच्चों। देखो ऑलराइट बेटे, सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि फाइंड ऑल मैट्रिसेस व्हिच कैन कम्यूट है ना, फाइंड ऑल मैट्रिसेस व्हिच कैन कम्यूट विथ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस। इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करें। ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नोट्स बता रहा था, इंपॉर्टेंट नोट्स, वहां पर मैंने क्लियरली बताया था क्या, कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स है ना, तो ये अगर आपस में कम्यूट कर रहा है तो मतलब AB बराबर BA हो सकता है। मैंने ये बोला था कि AB BA के जनरली इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर A और B कम्यूट कर रहा है तो AB बराबर BA होगा, या फिर AB बराबर BA हो तो हम क्या बोलेंगे, A और B कम्यूट कर रहा है। दूसरा चीज मैंने वहां पर एक और बताया था कि ये तभी पॉसिबल होगा जब A और B स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर का। तो यहां पर क्या बोला कि अपने को बताना है, A एक मैट्रिक्स है, क्लियरली दिख रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो अब बोल रहा है कि इसके साथ जितने भी मैट्रिक्स कम्यूट करेंगे ना, वो मैट्रिक्स बताना है। तो चलो मैंने लेट कर लिया कि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, कितने ऑर्डर का, 2 ही ऑर्डर का, क्योंकि A का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, क्या आएगा, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो A B C D ले लिया, ठीक है भाई, ये ले लिया। और A पता है अपने को, A तो गिवन है, A कितना है, 1 3 2 4। तो अगर ये इसके साथ इसको कम्यूट करना है ना, तो AB बराबर BA होना चाहिए। तो अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराओ, क्या आ जाएगा, AB मतलब 1 3 2 4 इंटू ABCD है ना, बराबर BA, तो ABCD इंटू 1 3 2 4, यही है। और तो यहां से अब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते रो। तो 1A 3C, तो 1A मतलब A प्लस 3C, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो B प्लस 3D हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2A प्लस 4C हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ 2B प्लस 4D, ठीक है। अब ये इससे होगा तो यहां से क्या आएगा, देखो ध्यान से, A प्लस 2B, ये इससे होगा तो 3A 4B, 3A प्लस 4B,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस 2d, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3c प्लस 4d। ये आ गया अपने पास AB बराबर BA। AB बराबर BA क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने बोला है कि इसके साथ उसको कम्यूट कराना है। तो B मैट्रिक्स मैंने लेट किया, इसके साथ कम्यूट कराया, B मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। देखते हैं इसे कितने मैट्रिक्स आ रहे हैं, जितने ABCD के वैल्यू आएंगे उतने मैट्रिक्स हो जाएंगे, है कि नहीं? चलो यहां से क्या मिला बेटे, देखो ध्यान से इक्वेट कर दो आप। तो यहाँ क्या है, a प्लस 3c, तो a प्लस 3c किसके बराबर होगा, a प्लस 2b के। तो यहां से a से कैंसिल हो गया तो 3c बराबर 2b, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 2b बाई 3। एक रिलेशन ये आ गया यहां से, ठीक है। इस दोनों को इक्वेट कर, अब फिर इस दोनों को कर लो। तो यहां से b प्लस 3d बराबर क्या होगा, 3a प्लस 4b। करो भाई, यहां से क्या आ रहा है, यहां से हो जाएगा देखो b प्लस 3d 3a प्लस 4b, तो b उधर चला जाएगा तो 3d बराबर 3a प्लस 3b, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3d है ना, ये उधर जाएगा तो 4b में से 3b, तो d बराबर a प्लस b आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है, या फिर b की वैल्यू यहां से कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। तो मान लो d बराबर आ गया a प्लस b, है कि नहीं, तो ये एक रिलेशन ये आ जाएगा। फिर सिमिलरली इस दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 4c बराबर दिस। देखो कर, ये खुद कर सकते हो, 2a प्लस 4c बराबर c प्लस 2d। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो भाई ये उधर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस 3c बराबर 2d, d बराबर 2a प्लस 3c बाई 2 हो जाएगा। फिर इस दोनों को इक्वेट करोगे, इस दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2b प्लस 4d बराबर 3c प्लस 4d। तो 4d कैंसिल हो गया, यहाँ से 2b बराबर 3c, तो यहाँ से c बराबर 2b बाई 3। ये तो सेम रिजल्ट आ गया जो यहाँ है। यहाँ से क्या आ रहा है, b प्लस 3d, है ना, b प्लस 3d इसके बराबर होगा 3a प्लस 4b के। यहाँ से था देखो रो 1, तो b प्लस 3d बराबर है, तो ये 3 ये इधर आ गया, d बराबर ये आ गया, यहाँ से d बराबर ये आ गया a प्लस, अच्छा c की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 2b बाई 3 है। तो यहाँ से देखो ये है ना, 2d बराबर 10 है, c की वैल्यू कितनी है, 2b बाई 3, पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3c मतलब 2b बाई 3, 3 से 3 कैंसिल अपॉन 2 से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b फिर से आ गया। तो बेसिकली d बराबर a प्लस b आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से, c बराबर 2b बाई 3, c बराबर 2, तो दो रिलेशन आ रहा है। अब अपने पास 4 वेरिएबल है तो निकलेगा तो है नहीं, फिर सोचा कि एक टर्म्स दूसरे टर्म्स में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या करना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक चीज तो कर सकता हूं, जैसे c को b के टर्म्स में लिख सकता हूं 2b बाई 3 इस c को, और d को भी b के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, हाँ? तो d को क्या लिखूंगा, a प्लस b, तो पूरा इक्वेशन a प्लस b a और b में आ जाएगा। मतलब यूं बोल रहा हूं कि b बराबर क्या है, a b c d है ना, तो a b को रहने दिया, c के प्लेस पे लिखा 2b बाई 3 लिख सकता हूं, और d के प्लेस पे लिखा a प्लस b, तो a प्लस b आ गया। अब इस पूरे में क्या देख रहा हूं कि a और b ही है बस, और a और b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई भी रियल नंबर मतलब कि a और b के बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। किसको, जब मैं b की वैल्यू इतना रखूंगा यहाँ, तो जो दो रिलेशन बनेगा उसको बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर a और b के इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल्स है,
तो मतलब ऐसे बी मैट्रिक्स कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। तो क्या बोलूंगा यहां पर कि हेयर इनफाइनाइट values of A and B are possible. So there will be infinite B matrix. Infinite B matrix आपको है ना। तो कितने मैट्रिक्स वाली मतलब ए और बी के बहुत सारे वैल्यूज के लिए, जैसे एक कोई भी एक अगर निकालना है तो बी की, जैसे यहाँ पर तुमने किया ना दिस बराबर दिस, अब इस इक्वेशन में क्या करो, सी बराबर 2b/3 रखो दोनों साइड इक्वेट, जैसे यहाँ पर देखो वो आ गया बी बराबर, अब ये बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ए यहाँ से इक्वेट करोगे तो दो इक्वेशन दो रिलेशन ए बी में आएगा, वहां से एक सोल्यूशन आ जाएगा बराबर। चलो तो ये था अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि a बराबर दिस है ना, a बराबर दिस, b बराबर दिस, देन फाइंड अल्फा। इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है एक रिलेशन, a बराबर दिस, b बराबर दिस, देन फाइंड अल्फा, मतलब एक रिलेशन तो गिवन होना चाहिए a और b में, है कि नहीं? हाँ, a स्क्वायर बराबर b है, a बराबर दिस, b बराबर दिस, देन फाइंड अल्फा गिवन a स्क्वायर बराबर b, ये गिवन है। तो a स्क्वायर बराबर b है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर निकाल लेते हैं और b के बराबर कर देंगे, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1, a स्क्वायर क्या होगा a इंटू ए, तो यहां से a स्क्वायर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, फिर इससे करो तो 0, ये भी 0, इससे करो तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1, इससे करोगे तो 0 1, ये a स्क्वायर है। नाउ इसने क्या बोला कि a स्क्वायर बराबर b है, तो करो a स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ये किसके बराबर है बेटे, b के बराबर है। b क्या है 1051 है ना। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, जब इक्वेट कर रहा हूं, अब यहां पर देखो, यहां पर कितना छोटा सा एक मिस्टेक बच्चे जनरली करते हैं, वो सीधा देखता है अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, हाँ होगा, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा बेटे, प्लस माइनस 1, और ये ऑप्शन में पक्का होगा, बच्चे उसको टिक करके आते हैं खुशी खुशी, यार भाई आ गया प्लस 4, वो ये देखना ही भूल जाते हैं कि अल्फा प्लस 1 5 के बराबर भी है। तो जब अल्फा प्लस 1 5 के बराबर मैं कर रहा हूं, तो यहां से अल्फा तो 4 आ रहा है, अब ये तो कंट्राडिक्ट कर दिया ना, ये सारे अल्फा के लिए कंसिस्टेंट रहा ही नहीं ये मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी एक एग्जांपल, मतलब ऐसे चीजें प्रीवियसली अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था, तो इसका मतलब क्या, ये अल्फा पॉसिबल है प्लस माइनस 1 या 4, नहीं पॉसिबल है, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, इसमें हम टिक मारेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई अल्फा नहीं है जिस केस में अल्फा यहां पर हो, मतलब इस मैट्रिक्स में हो और ये रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई अल्फा है ही नहीं। ठीक है बेटे, इसको आप लोग लिख लेंगे।